सब्सक्राइब करें हिंदुस्तान वेलफेयर को और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंचे। आज हम बात करने वाले हैं चैप्टर नंबर 12 इलेक्ट्रिसिटी के बारे में। इस चैप्टर पे हम कुछ पॉइंट्स कवर करेंगे। पहला पॉइंट है हमारा इलेक्ट्रिक करंट क्या है, फिर देखेंगे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल या फिर पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं। कुछ सिंबल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे। ओम्स लॉ क्या है और उसका इम्पैक्ट क्या है इलेक्ट्रिसिटी के ऊपर वो देखेंगे। रेजिस्टेंस का कुछ फैक्टर दिखेंगे जिसके ऊपर वो डिपेंड करता है। कुछ कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टेंस देखेंगे, उनका नाम क्या है और वो कैसे वर्कआउट करता है। हीटिंग क्या है इलेक्ट्रिक करंट में और उसका हम लोग प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखेंगे, उसको हम रेगुलर लाइफ पे कैसे यूज़ करते हैं। और आखिरी टॉपिक होगा हमारा इलेक्ट्रिक पावर। पहले टॉपिक को और देखते हैं, इलेक्ट्रिक करंट क्या है। स्टेटमेंट ये कहता है कि एक पर्टिकुलर टाइम पे अगर एक पर्टिकुलर एरिया कंडक्टर के अमाउंट ऑफ फ्लोइंग चार्ज जो है उसको हम लोग इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। आसान वर्ड्स में हम इसको कह सकते हैं, इन अदर वर्ड्स रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इज नोन एज इलेक्ट्रिक करंट। सपोज एक कंडक्टर है, उसमें से क्यू अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लो हो रहा है अक्रॉस द कंडक्टर एक टाइम टी पे, तो जो करंट होगा आई उसको हम लोग कह सकते हैं आई इक्वल टू क्यू बाई टी, जहाँ पर आई है हमारा इलेक्ट्रिक करंट, क्यू है चार्ज फ्लोइंग और टी है टाइम टेकन। ठीक है। करंट को मेज़र करने के लिए हम एक डिवाइस यूज़ करते हैं एमीटर, जिसको कनेक्ट किया जाता है सीरीज़ में पूरे सर्किट पे। इस फिगर पे आप देख सकते हो एमीटर दिखने में कैसा होता है और उसका सिंबल क्या है। एक सर्कल के अंदर ए लिखा रहता है, वो है एमीटर, और इसी सिंबल का यूज़ करते हैं हम लोग हमारे इलेक्ट्रिक सर्किट में। तो इन शॉर्ट मैं कह सकता हूँ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस इन अ सर्किट, जिसको मेज़र करने के लिए हम एमीटर का यूज़ करते हैं और एमीटर को सीरीज़ में कनेक्ट किया जाता है। और दूसरी तरफ पोटेंशियल डिफरेंस क्या है। पोटेंशियल डिफरेंस इसका स्टेटमेंट कहता है कि एक कंडक्टर है सपोज, उसके एंड्स, उसके दोनों एंड का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, कौन सा डिफरेंस मीन्स वो वर्क डन जो हमको लगा है एक यूनिट चार्ज को, मीन्स एक यूनिट चार्ज को मूव करने के लिए फ्रॉम ए पॉइंट टू अनदर पॉइंट, मीन्स एक पॉइंट से दूसरा पॉइंट को मूव कराने के लिए हमें यूनिट चार्ज के ऊपर जितना वर्क डन करना पड़ा है उसको हम लोग पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है। इसका एक्सप्रेशन होगा पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन टू पॉइंट, जिसको हम लोग V से डिनोट करते हैं। पोटेंशियल डिफरेंस को V से दिखाया जाता है, V का मतलब है वोल्ट्स। वो होगा हमारा वर्क डन बाई चार्ज W बाई क्यू, V इक्वल टू W बाई क्यू। ठीक है। वोल्ट को मेज़र करने के लिए हम लोग वोल्टमीटर यूज़ करते हैं और उसको सर्किट में पैरेलल लगाया जाता है। इसका फिगर आप देख सकते हो, मीटर पे V लिखा रहता है और उसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन एक सर्कल के अंदर V है। ठीक है। इलेक्ट्रिक करंट और पोटेंशियल डिफरेंस ये दोनों ही ऐसा टर्म है जिसको मिला करके पूरा का पूरा इलेक्ट्रिसिटी बना है। एक हुआ एम्पियर, एक हुआ वोल्टेज। ठीक है, लोकल भाषा में आप जिसको जानते हो। कुछ सिंबल्स के बारे में देखेंगे जिसका यूज़ हम लोग सर्किट बनाने के लिए करते हैं और उसी का यूनिवर्सल यूज़ होता है। ठीक है। एन इलेक्ट्रिक सेल, आपने एक सेल तो देखा होगा AA साइज़ का या फिर AAA साइज़ का सेल को, जिसका सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन होता है एक लंबा वाला लाइन और एक छोटा वाला लाइन उसी के बगल में। लंबा वाला लाइन पॉजिटिव टर्मिनल को दिखाता है, जहाँ पर शॉर्ट लाइन हमारा नेगेटिव टर्मिनल को दिखाता है, और ये दोनों दूसरे की तरफ फेस किए हुए रहते हैं। ये एक इलेक्ट्रिक सेल का सिंबल है। अगर मैं बैटरी की बात करूँ या फिर कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स, तो इसी टाइप का सेल को हम लोग मल्टीपल टाइम्स यूज़ करते हैं, तो वो एक बैटरी को डिनोट करता है। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा स्विच। ओपन स्विच, क्लोज स्विच। ओपन स्विच को हम लोग ऑफ कहते हैं, क्लोज स्विच को ऑन कहते हैं। आपने स्विच तो अपने घरों पे देखा ही होगा। स्विच का सिंबल देखिए, ब्रैकेट और दोनों के एंड्स पे वायर। ठीक है। अगर ये बीच में एम्प्टी रहा तो मतलब ओपन है, सर्किट हमारा ऑफ है। वही अगर बीच में एक डॉट है, इसका मतलब सर्किट क्लोज है और इसका और वो कहलाता है कि सर्किट ऑन है। ठीक है। वायर जॉइंट, आपने 3 वायर्स को आपस में जुड़ते हुए देखा होगा एक जंक्शन पे, और उसी जंक्शन को यहाँ पर वायर जॉइंट एज एन डॉट दिखाई गया है। ठीक है, आप देख सकते हो सिंबल पे। इलेक्ट्रिक बल्ब आपने देखा होगा, बल्ब और उसका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन। ए रजिस्टर ऑफ रेजिस्टेंस आर, रेजिस्टेंस दिखने में कुछ इस टाइप का होता है।
फिजिकली, और उसका सिंबल एक जिगजैग लाइन से दिखाया जाता है। वही अगर इसका वैल्यू चेंज होता रहे हमेशा, जिसको हम लोग वेरिएबल रेजिस्टेंस कहते हैं, वो दिखने में कुछ इस टाइप का होता है, जिसके ऊपर एक स्लाइडर होता है। आप स्लाइड करके अपना अकॉर्डिंग रेजिस्टेंस चूज़ कर सकते हो, और उसका सिंबल है जिगजैग लाइन के ऊपर एक एरो, जो कि डिनोट करता है कि आप अपना रेजिस्टेंस को चेंज कर सकते हो। वोल्टमीटर और एमीटर तो आपने देखा ही हुआ है। एमीटर दिखने में किस टाइप का होता है सिंबल, और वोल्टमीटर किस टाइप का होता है और उसका सिंबल। ठीक है, ये कुछ सिंबल्स हैं जो कि आपको यूज़ करके एक सर्किट ड्रॉ करना है। तो इतना में ठीक है। अभी देखते हैं आगे वाला टॉपिक, ओम्स लॉ। अब हमारे ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ओम्स लॉ। पूरे इलेक्ट्रिकल चैप्टर में या फिर सब्जेक्ट में आप कह सकते हो कि ओम्स लॉ एक ऐसा फैक्टर है जिसके वजह से ये सब कुछ निकला हुआ है। जितने भी ब्रांचेस इसका सब इसी की वजह से निकला हुआ है, और ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्लास 10 हो या फिर क्लास 12 हो या फिर आपका कोई भी इंजीनियरिंग ब्रांच क्यों ना हो। तो इसी के बारे में हम लोग देखते हैं ये क्या है। अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ, अगर आपका एक कंडक्टर पे सेम टेम्परेचर मेंटेन किया हुआ है, देखिए लिखा है प्रोवाइडेड इट्स टेम्परेचर रिमेन्स द सेम। अगर एक कंडक्टर या फिर एक मेटेलिक वायर पे अगर आपका टेम्परेचर सेम है, तो उस वायर से पास होने वाला जितना भी वोल्टेज है, जितना भी पोटेंशियल डिफरेंस है, वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट फ्लोइंग थ्रू इट। उसमें से जितना भी अमाउंट ऑफ करंट फ्लो हो रहा है उसके वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा वोल्टेज। उसका एक्सप्रेशन होता है V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I प्रोवाइडेड दैट द टेम्परेचर इज कांस्टेंट या फिर सेम। ठीक है, वोल्टेज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लोइंग थ्रू द मेटेलिक वायर। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी को हटाता हूं तो एक फैक्टर निकल के आता है R। अब ये R क्या है? R इज ए कांस्टेंट फॉर द गिवन मेटेलिक वायर। ये एक कांस्टेंट वैल्यू है एक पर्टिकुलर मेटेलिक वायर के लिए एट एन गिवन टेम्परेचर, जिसको हम लोग रेजिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, इस रेजिस्टेंस का क्या होता है, प्रॉपर्टी है कि वो चार्ज को फ्लो होने से रेजिस्ट करता है, अपोज करता है, वो ऑब्स्ट्रकल क्रिएट करता है चार्ज के फ्लो पे, जिस वजह से जो चार्ज का फ्लो है वो रिड्यूस हो जाता है, स्लो डाउन हो जाता है। उसका सिंबल है, आप देख सकते हो उल्टा यू टाइप का लिखा हुआ है, जिसको हम लोग ओम कहते हैं। रेजिस्टेंस का ऐसा यूनिट ओम होता है और ये उसका सिंबलिक रिप्रेजेंटेशन है। तो ओम्स लॉ आपका हो कि डाउट क्लियर हो गया हो। एक पर्टिकुलर मेटेलिक वायर का एक गिवन टेम्परेचर पे वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट फ्लोइंग थ्रू इट। ठीक है, पहले हमारा था V इक्वल टू आई आर, उसी को मैं अगर मैनिपुलेट करूँ तो लिख सकता हूँ R इक्वल टू V बाई ए, V बाई आई, और अगर मैं I के टर्म्स में लिखूँ तो I इक्वल टू V बाई आर। इन तीनों एक्सप्रेशंस पे आप देखिए हमारा 3 ही वैल्यू है। अगर आपको 2 वैल्यू नोन हो तो आप तीसरा वाला निकाल सकते हो, और इसी का यूज़ करके हम कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने वाले हैं अगले वीडियो पे। ठीक है, रेजिस्टेंस फिजिकली दिखने में कुछ इस टाइप का होता है। आप जैसे स्क्रीन पे देख सकते हो, ये एक रेजिस्टेंस है। अब कुछ फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे जिनके ऊपर रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। टोटल इसमें 4 फैक्टर्स हैं, जैसे कि पहला फैक्टर है ऑन इट्स लेंथ। जितना ज़्यादा आपका लंबाई होगा वायर का, मेटेलिक वायर का, कंडक्टर का, उतना ही ज़्यादा उसका रेजिस्टेंस इंक्रीज होगा। और अगर उसका उल्टा, अगर कंडक्टर का लेंथ कम होते गया तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, उसका डिक्रीज होते जाएगा। एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है, मीन्स वायर का डायमीटर आपका जितना ज़्यादा बड़ा है उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज़ होगा, और वही अगर वायर का डायमीटर रिड्यूस हो रहा है तो पूरा ओवरऑल रेजिस्टेंस भी रिड्यूस होते हुए रहेगा। और अगर मैं इन 2 फैक्टर्स को कंबाइन कर दूं तो मैं ये लिख सकता हूँ कि जो रेजिस्टेंस है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है लेंथ के और इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। अगर मैं टेम्परेचर की बात करूँ तो रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर। आप इस केस में देख सकते हो जितना ज़्यादा टेम्परेचर बढ़ेगा उतना ही ज़्यादा रेजिस्टेंस बढ़ेगा, और जितना कम होगा टेम्परेचर उतना रेजिस्टेंस भी कम होगा। आप इसको रिलेट कर सकते हो कि जब कोई मशीन बहुत ज़्यादा लंबा टाइम तक चलता हो तो वो गर्म हो जाता है, जिस वजह से वो फंक्शन करना थोड़ा स्लो कर देता है, अच्छे से परफॉर्म नहीं कर पाता अपना टास्क को। वही जब वो कुछ टाइम रेस्ट होने के बाद जब वो अपना नॉर्मल टेम्परेचर पे आ जाता है तब वो फिर से नॉर्मली फंक्शन करने लगता है। तो उस पर क्या होता है, ज़्यादा गर्म होने की वजह से उसका रेजिस्टेंस बन जाता है और वो सही से उसको प्रॉपर करंट सप्लाई नहीं मिलता, और फिर हमारा जो सर्किट है वो फेलवर हो जाता है। ठीक है, तो रेजिस्टेंस का वही है टेम्परेचर के ऊपर कि जितना ज़्यादा टेम्परेचर उतना ज़्यादा रेजिस्टेंस, जितना कम टेम्परेचर उतना कम रेजिस्टेंस। और आखिरी वाला है ऑन इट्स मटेरियल। अच्छा, मटेरियल का देखिए, इसमें मैंने लिखा है R इज़ प्रोपोर्शनल टू L बाई ए। अगर मैं प्रोपोर्शनलिटी को हटाता हूँ तो एक हमारा नया फैक्टर निकल के आता है,
और ये हमारा हर मेटल टू मेटल वेरी करता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ सिल्वर का ये वैल्यू बहुत ही ज़्यादा कम होता है, जिस वजह से सिल्वर हमारा नंबर 1 कंडक्टर है। ठीक है, ये कंडक्टर के लिस्ट पे सबसे ऊपर आता है सिल्वर, लेकिन क्योंकि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा है तो हम लोग इसको अफोर्ड नहीं कर सकते हमारे घर के वायरिंग या फिर कोई भी इलेक्ट्रिकल चीज़ों में। उससे कम होता है कॉपर का इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बहुत ज़्यादा है, लेकिन सिल्वर से कम है, वो सेकंड प्लेस पे आता है। कॉपर से कम होता है एल्युमिनियम का। एल्युमिनियम हमारा एक नॉर्मल रेंज में आता है, जिस वजह से हम लोग घर का वायरिंग एल्युमिनियम से करते हैं, चाहे हमारा इलेक्ट्रिकल ट्रांसमिशन हो वो भी एल्युमिनियम से ही किया जाता है। उससे कम होता है टंगस्टन, जो कि हमारे फिलामेंट में यूज़ होता है बल्ब के। उससे कम होता है निकल, और उससे कम होता है आयरन। तो ये एक सीरीज़ है जहाँ पर मैं आपको दिखा रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी सिल्वर की होती है और सबसे कम आयरन की होती है। इससे भी नीचे बहुत है, लेकिन वो आपको अभी जानना नहीं है। तो मटेरियल पे भी डिपेंड करता है कि उसका रेजिस्टेंस कितना होगा। जैसे आयरन और सिल्वर को मैं कंपेयर करूँ तो सबसे कम रेजिस्टेंस होगा सिल्वर का, क्योंकि ये ज़्यादा करंट फ्लो करवाता है, और सबसे ज़्यादा रेजिस्टेंस होगा आयरन का, क्योंकि वो सबसे कम करंट फॉलो करवाता है इतने के सीरीज़ में। ठीक है दोस्तों, ये 4 पॉइंट्स थे जिनके ऊपर फैक्टर ऑफ रेजिस्टेंस डिपेंड करता है। होप ये आपको समझ में आ चुका होगा। नेक्स्ट टॉपिक पे हम देखेंगे रेजिस्टेंस का कॉम्बिनेशन कितने टाइप्स का होता है। 2 टाइप्स के कॉम्बिनेशन होते हैं, एक है सीरीज और एक है पैरेलल। और दोनों ही केसेस में हम लोग क्या करेंगे, बहुत सारे रेजिस्टेंस का आपस में यूज़ करके एक कॉम्बिनेशन बनाएंगे। जैसे कि अगर मैं सीरीज़ का बात करूँ तो सीरीज़ में हम लोग क्या करते हैं, एंड टू एंड कनेक्शन करते हैं। आप इस फिगर में देख सकते हो कि मैंने एक रेजिस्टेंस के पीछे दूसरा और उसके पीछे तीसरा कनेक्ट किया हुआ है, तो ये सब सीरीज़ में कनेक्शन है। ठीक है, एक के पीछे एक लगना को सीरीज़ कहते हैं। इसमें क्या होता है, सारा रेजिस्टेंस आपस में ऐड हो जाता है और एक बड़ा रेजिस्टेंस हम लोग उसको फिर बोल सकते हैं। जैसे यहाँ पर 3 रेजिस्टेंस है, मैं तीनों रेजिस्टेंस को ऐड कर सकता हूँ, R1 + R2 + R3, तो हमारा एक इफेक्टिव रेजिस्टेंस आएगा जिसको मैंने RS के नाम से डिनोट किया हुआ है। तो यहाँ पर बस आपको ऐड करना, सपोज तीनों का वैल्यू अगर 2, 3, 4 है तो मैं तीनों को ऐड कर दूंगा, तो हमारा आंसर आ जाएगा 7 ohms। ठीक है, अगर मैं बात करूँ पैरेलल कनेक्शन की, तो जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हो, इसमें हमने क्या किया है, एक जैसे एंड को आपस में कनेक्ट करके रखा है, एक साइड का एक तरफ, दूसरे साइड का दूसरे तरफ। इसमें क्या होता है, हमारा ओवरऑल रेजिस्टेंस इंक्रीज नहीं होता है, बल्कि वो फ्रैक्शन में बढ़ जाता है। ठीक है, हर एक का हम लोग रेसिप्रोकल लेकर के फिर उसको ऐड करेंगे। जैसे कि ये फॉर्मूला है 1/R1 + 1/R2 + 1/R3। हमने तीनों रेजिस्टेंस का क्या किया, रेसिप्रोकल लिया और उसको ऐड किया, तब जाके हमारा क्या निकला, पूरा इफेक्टिव रेजिस्टेंस निकला, वो भी रेसिप्रोकल पे। फिर आपको उसको इन्वर्स करना होगा, तो पैरेलल वाले पे आपका नेट रेजिस्टेंस डिक्रीज होता है, जबकि अगर मैं सीरीज़ की बात करूँ तो उस पर नेट रेजिस्टेंस आपका इंक्रीज होता है। तो ये 2 टाइप के कनेक्शंस थे रेजिस्टेंस के, जिसके मैं न्यूमेरिकल नेक्स्ट वीडियो पे बात करूँगा। बढ़ते हैं अगली टॉपिक की ओर, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। हीटिंग के वजह से कौन कौन से इफेक्ट्स होते हैं। सपोज एक फ़ैन है जो कि बहुत देर चल रहा है, तो आप उसमें क्या नोटिस करोगे कि जो फ़ैन है वो वार्म हो जाएगा, वो गर्म हो जाता है। इस पे क्या होता है, चलिए देखते हैं। जो भी आपका एनर्जी सप्लाई है उसमें से कुछ एक पार्ट कंज्यूम होता है यूज़फुल वर्क के लिए, जैसे कि रोटेटिंग द ब्लेड ऑफ एन इलेक्ट्रिक फैन, वो आपका एक्चुअल वर्क डन हो रहा है, और बाकी जो रेस्ट पार्ट है वो एक्चुअली एक्सपेंड हो जाता है हीट के फॉर्म पे। उससे गैजेट्स का टेम्परेचर इंक्रीज होता है। तो आप ये कह सकते हो कि जितना भी अमाउंट ऑफ करंट सप्लाई किया जाता है एक पर्टिकुलर डिवाइस को, 100% यूटिलाइज नहीं, बल्कि उसमें से मैक्सिमम % आपका यूटिलाइजेशन होता है यूज़फुल वर्क के लिए, और बाकी जो रेस्ट पोर्शन है वो इन द फॉर्म ऑफ हीट डिस्पैच हो जाता है इन्वायरमेंट को, और उसी हीट को हम लोग हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कहते हैं। इसी हीटिंग इफेक्ट का यूज़ करके इलेक्ट्रिक हीटर, इलेक्ट्रिक आयरन और भी बहुत सारे इलेक्ट्रिकल डिवाइसेस वर्क करते हैं। पावर इनपुट टू द इलेक्ट्रिक बाय द सोर्स, जो पावर सप्लाई किया जाता है इलेक्ट्रिक सोर्स के द्वारा, उसका फॉर्मूला होता है P = VI, जहाँ पर P मेरा पावर है, V का मतलब वोल्टेज, I का मतलब करंट। अमाउंट ऑफ हीट जनरेटेड इज H = VIT। और अगर मैं ओम्स लॉ लगाऊं इन दोनों इक्वेशंस पे, तो हमारा रिजल्टेंट बनता है H = I²RT। इधर मैंने क्या किया, V को IR के रेस्पेक्ट में तोड़ दिया, स्प्लिट कर दिया, जिस वजह से हमारा I² हो गया और ये R आ गया। और इस एक्सप्रेशन को कहते हैं हम जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग।
अगर मैं इसको फिर से एलोबरेट करूँ तो मैं कह सकता हूँ कि जो हीट प्रोड्यूस्ड है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है करंट का स्क्वायर पूरे रेजिस्टेंस के लिए, फिर से वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टेंस के एक पर्टिकुलर गिवन करंट के लिए, और वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टाइम के लिए भी, जितने टाइम पे करंट फ्लो होता है पूरे रेजिस्टर पे। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे हम बात करेंगे इस हीटिंग इफेक्ट के बारे में, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या क्या है। पहला एप्लीकेशन निकल के आता है लॉन्ड्री में जो इलेक्ट्रिक आयरन यूज़ होता है वो भी इसी पे काम करता है, गर्म होने की वजह से हमारा आयरन काम करता है। उसी तरह इलेक्ट्रिक टोस्टर, ओवन, केटली या फिर हीटर हो, ये सारे के सारे हीटिंग इफेक्ट के ऊपर ही काम करता है। इसके बाद हम एग्जांपल देखने वाले हैं बल्ब का। बल्ब के केस पे क्या होता है, इलेक्ट्रिक हीटिंग के वजह से लाइट प्रोड्यूस होता है बल्ब के अंदर। फिर आप बोलोगे कि बल्ब में इतना हीटिंग होता है तो वो जल्दी फ्यूज़ क्यों नहीं होता है। फ्यूज़ वो इसीलिए नहीं होता क्योंकि उसमें टंगस्टन मेटल का यूज़ किया जाता है जिसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत ज़्यादा हाई होता है, 3000 डिग्री सेल्सियस के भी ऊपर। और साथ ही साथ बल्ब के अंदर हम लोग कुछ केमिकल इनएक्टिव गैस यूज़ करते हैं जैसे कि नाइट्रोजन या फिर आर्गन। उससे क्या होता है, बल्ब हमारा कूल्ड रहता है, वो इतने टेम्परेचर में बर्न नहीं होता है, जिससे कि हमारा फिलामेंट का लाइफ बढ़ता है और बल्ब हमारा ठीक रहता है। लेकिन कभी अगर बहुत ही ज़्यादा वोल्टेज आ जाए या फिर अगर बहुत ही ज़्यादा फ्लक्चुएसन हो, उस टाइम पे बल्ब हमारा फ्यूज़ होता है, वो एक अलग बात है। नेक्स्ट टॉपिक की अगर मैं बात करूँ तो वो एक फ्यूज़ का है। फ्यूज़ आपने देखा रहेगा, ये दोनों ही फ्यूज़ है। इस पर आप देख सकते हो पतली सी वायर लगी है इस ग्लास शीट के अंदर, और इसमें भी हम लोग एक पतला सा वायर यूज़ करते हैं। फ्यूज़ लगाने का फ़ायदा क्या होता है, ये अगर बहुत ज़्यादा करंट फ्लो हुआ या फिर बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएसन होने की वजह से अगर बहुत ज़्यादा करंट या फिर रेजिस्टेंस पूरे सर्किट में किधर भी डेवलप हो रहा हो तो ये फ्यूज़ क्या होता है, ये पतला वायर होने के कारण मेल्ट हो जाता है। इस पर हम लोग जनरली कॉपर वायर, एल्युमिनियम वायर यूज़ करते हैं, एक पतला सा वायर जो कि जल्दी ब्रेक हो जाए कहीं भी अगर इलेक्ट्रिकल हज़ार्ड हो तो। ठीक है, ज़्यादा टेम्परेचर रीच होने की वजह से वो वायर मेल्ट हो जाता है और ये सर्किट को ब्रेक कर देता है। तो ये दोनों एक इफेक्टिव यूज़ है इलेक्ट्रिक हीटिंग इफेक्ट का, फ्यूज़ में, बल्ब पे और ये सारे इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस पे। और इलेक्ट्रिक पावर, ये हमारा लास्ट टॉपिक है। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है। जैसे कि पहला पॉइंट है हमारा रेट ऑफ डूइंग वन वर्क इज़ नॉन एज पावर। काम करने का रेट को, काम करने का स्पीड को हम लोग पावर कहते हैं, जिसको हम लोग P से डिनोट कर रहे हैं, इलेक्ट्रिकल पावर। P इक्वल टू VI, आपने पहले भी ये देखा है। इस वाले इक्वेशन में अगर मैं ओम्स लॉ को दोबारा यूज़ करता हूँ तो मैं इसका भी अलग अलग एक्सप्रेशन निकाल सकता हूँ, जैसे कि P इक्वल टू I²R और P इक्वल टू V²/R। ठीक है, ऐसा यूनिट पावर का वाट होता है। वाट क्या है, एक इलेक्ट्रिक कंडक्टर पे जब 1 वोल्ट और 1 एम्पियर का करंट पास हो तो उस वक्त जो भी पावर कंज्यूम्ड होगा उसको हम लोग 1 वाट कहते हैं। इसका एक्सप्रेशन कुछ इस टाइप का है, 1 वाट इक्वल टू 1 वोल्ट मल्टीप्लाइड बाई 1 एम्पियर, 1 VA। इसमें से हमारा एक कंक्लूजन निकलता है, जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है वो प्रोडक्ट है पावर और टाइम का, तो उसका जो यूनिट होगा वो भी क्या होगा, वाट आवर होगा। लेकिन दोस्तों आपको यह पता है कि वाट आवर बहुत ही छोटा यूनिट है, जिस वजह से उसका प्रैक्टिकल यूज़ बहुत ज़्यादा नहीं है, इसलिए हम लोग किलोवाट का यूज़ करते हैं, मीन्स 1000 वाट। ठीक है, 1 किलोवाट आवर को अगर हम लोग जूल्स में कन्वर्ट करेंगे तो वो होगा 3.6 मल्टीप्लाइड बाई 10⁻⁶ जूल्स। ठीक है, और ये जो 1 किलोवाट आवर है ये हमारा एक यूनिट कहलाता है, और इसी यूनिट का हम लोग कमर्शियली यूज़ करते हैं अपने घरों पे मीटर रीडिंग के लिए। जो आपका इलेक्ट्रिकल कंजप्शन होता है, आपने देखा होगा कि इसी टाइप का एक मीटर लगा रहता है, और इसी मीटर पे क्या होता है, हमारा इलेक्ट्रिकल पावर कंजप्शन का रिकॉर्ड होते जाता है कि आपने एक महीने पे इतना इलेक्ट्रिकल पावर को कंज्यूम किया है, और वो किलोवाट आवर में होता है, वाट आवर पे नहीं होता है। और इस टॉपिक के ऊपर भी कुछ न्यूमेरिकल्स है जो कि हम लोग नेक्स्ट वीडियो पे बात करेंगे। आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो हमारा एक्सरसाइज के ऊपर होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो आप लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुंच जाए।